नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जनाब आप साथ ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022। जैसा कि एग्जाम की डेट निश्चित कर दी गई है और इसमें आपके मुख्य जो कि अगर बात करें तो ग्रामीण परिवेश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 25 क्वेश्चन होंगे। जैसा सेक्शन की बात करें तो 4 सेक्शन में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस करंट अफेयर के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चन होंगे। तो हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप यूपी लेखपाल की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आपके परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। तो इसके साथ हम फैक्ट की भी बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर हम बात करें तो हिंदी के भी सेट हमने आप यहाँ कंप्लीट कराए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात करें मैपाइस के, तो जिसमें से आपके बीघा विश्वधूर हेक्टेयर के बारे में क्या जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे संबंधित हमने आपको पूरे सीरीज कराई है, तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे हम कि पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, आप भी हमारे साथ साथ प्रश्नों के आंसर दीजिए और अपनी तैयारी को जांचें जरूर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1,000 करोड़, दूसरे में है आपका 100 करोड़, तीसरे में है आपका 500 करोड़, चौथे में है 600 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका 1,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें मुख्यमंत्री संप्रदा विकास योजना की, तो ये शहर विकास योजना परियोजना है, जिसके तहत मुख्यमंत्री सरकार जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये बजट के दौरान पेश किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री आवास शहरी के लिए जो कि 2018 से 21 तक 4 लाख घरों को निर्माण किया करने का लक्ष्य रखा था। साथ ही साथ अगर बात करें अयोध्या और सूर्यकांड के समग्र विकास शहर के लिए, यहाँ पे विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो ऐसे ही प्रावधान जो कि सरकार द्वारा चलाए गए थे, जिसमें से 10 राज्यों की, अगर चयनित राज्यों की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय प्रेजेंट में कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगर बात करते हैं गृह मंत्री, ठीक है, तो यहाँ पे गृह मंत्री अगर बात करें तो यहाँ पे हैं आपके योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ राजकीय पुष्प की बात करें तो यहाँ पे हैं आपका पलाश, और राजकीय पक्षी सॉर्स क्रेन है, और यहाँ पे राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, पहला, जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि विज्ञान कृषि की एक शाखा है जो डैश से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर देखा जाए तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्षेत्र प्रबंधन के सिद्धांत, दूसरा है आपका फसल पौधों का प्रजनन, तीसरा है आपका फसल उत्पादन के सिद्धांत और अभ्यास, चौथा है आपका रोग और कीटों से फसल का संरक्षण। तो यहाँ इस डैश की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आपको देखना है 4 ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर जो कि 3 जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फसल उत्पादन के सिद्धांत और अभ्यास यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं कृषि विज्ञान की, तो कृषि विज्ञान की एक शाखा है जो कि फसलों और मिट्टी के अध्ययन से संबंधित, जिसमें पढ़ते हैं कृषि विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें हम तरीकों को देखते हैं और उसमें सुधार के बारे में देखते हैं, फाइबर फसलों के उत्पादन की वृद्धि करेंगे, ये सब चीज़ इसमें आपको देखने को मिलती है। एग्रोनॉमी जिसका आपका इसके अंतर्गत आता है, जिसके तहत कृषि विज्ञान का विकास किया जाता है। तो यहाँ पे आप बात करें तो 2 ग्रीक शब्दों से मिलाकर बना है, एग्रोस और नोमोस। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। तो एग्रोस मतलब क्षेत्र, नोमोस का मतलब हो गया यहाँ पे प्रबंधन शामिल है। ठीक है, प्रबंधन। तो अगर बात करें तो मुख्य रूप से सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन तो ये कृषि जलवायु विज्ञान पर, मिट्टी और जुताई पर, मिट्टी और जल संरक्षण पर, सिंचाई एवं प्रबंधन पर, और इसकी 3 अलग अलग शाखाएं हैं जो कि फसल विज्ञान, मृदा विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, तो फसल का अध्ययन क्या किया जाता है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है, और मृदा की बात करें तो पीडोलॉजी के अंतर्गत इसका मृदा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया वरासत अभियान किसके लिए है। तो वरासत से संबंधित आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सही होगा इसमें आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र है, दूसरा ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्र है, तीसरा आपका महिलाओं से है, चौथा बच्चों से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि 2 सही हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र से। ठीक है, वरासत का मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है वरासत अभियान
12 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी विवाद के उत्तराधिकार को दर्ज करने की उत्तराधिकार को दर्ज करने की बात की गई थी। यानी अगर वरासत में का मतलब होगा कि आपने वरासत में किसके नाम क्या क्या प्रॉपर्टी की है, इसके संबंधित यहाँ पे बात कही गई है। इससे संबंधित करें तो इसके तहत गांव के उत्तराधिकार से जुड़ी जमीन का विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। विवाद को हल करने के बाद सरकार वरिष्ठ अधिकारी को इसका विज्ञापन सौंप देंगे। तो ये बात कही गई है। इसका शुरू करने का पर्पज क्या है कि राज्य के प्रत्येक जिले में तहसील दिवस पर भूमि विवाद संबंधित मामले पर अधिक हैं, इसलिए इसका शुरुआत किया गया है। वरासत को अधिक मामले विवाद के पड़े हैं इसलिए, ठीक है। इसके संबंधित अगर बात करें तो यहाँ पे लेखपाल इसकी जांच करेंगे, ठीक है, और इस पर रिपोर्ट लगाएंगे। वरासत अगर गलत है तो इसके संबंधित लेखपाल सहमत नहीं है तो इसे स्पष्ट कर दिया जाता है। यानी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो इसमें जो कि सुधार किया जाएगा। तो इससे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसको अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर है फर्स्ट में 2001, 2011, 2007, 2003 और 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, जो कि 1999 में शुरू की गई थी, जिसको अब बदल करके अगर बात करें तो इसको बदल करके यानी इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को की गई थी। अब इसका नाम जो हो गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया है, ठीक है। यानी इसका नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 अप्रैल 1999 को हुई थी, जिसका नाम स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की। तो इसमें आपके ग्रामीण परिवारों के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा ये संगठित किया गया था, ठीक। तो यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? फर्स्ट की बात करते हैं ऑप्शन की, तो भारी उद्योग और संचार नेटवर्क को विकसित करना था। ऑप्शन 2 की बात करें तो हस्तलिप्त उत्पादन और लघु उद्योगों का विकास करना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये जानकारी आपको करनी है कि क्या आप ये सभी प्रश्नों का जवाब कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा ऑप्शन की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी की विकसित करना। फोर्थ की बात करते हैं क्षेत्रों में कोर बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी विकास करना था। यानी 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि इसमें आपको भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना था, जिसमें से आपको सड़क, सिंचाई, आवास, जलपूर्ति आदि जो चीज़ों के यानी कनेक्टिविटी नेट की बात करी जाए तो इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करना था। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना यानी ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, सभी चीज़ों का यहाँ पे मुहैया कराना था इस जो कि योजना का। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की सुविधा प्राप्त करने दी जाएगी, जिसमें से उद्देश्य एक था कि 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि शुरू की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि ये तीसरा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस अगर बीघा विश्व धूर से संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो, लगभग 200 के ऊपर वीडियो हमने प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें आपके अपने खेतों का क्षेत्रफल सहित निकाल सकते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग वीडियो हमने प्रोवाइड किया है। तो आप अपने स्टेट का, अपने खेतों का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ बात करते हैं मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है। अगर आपको ये डाटा पता है तो निश्चित रूप से बीघे की वैल्यू भी आपको यहाँ पे पता हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.2529 यानी 0.2529 हेक्टेयर, 0.4425 हेक्टेयर। ऑप्शन 3 में है 0.2025 हेक्टेयर, 4 में है 0.3058 हेक्टेयर। तो पहला इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक उत्तर प्रदेश में 1 बीघा की वैल्यू जो होती है वो आपका 2529 वर्ग मीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाटा जो कि हेक्टेयर में अगर चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.2529 हेक्टेयर, क्योंकि 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। देखिए, बीघा भूमि क्षेत्र की माप है कि एक इकाई है जो स्थानीय स्तर पर बदलती रहती है, ठीक है। अगर बीघा की बात करें तो एक लोकल वैल्यू होती है जो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होती है, और वहीं हेक्टेयर जो एक यूनिवर्सल डाटा है जो कि एसआई डाटा है, जिसमें हर एक स्टेट के लिए वही डाटा होता है, ठीक है।
तो यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो राजा टोडरमल की भूमि माप दहसाला की शुरुआत के लिए जाना जाता है। यहाँ अगर पूरी बात करें तो 1 हेक्टेयर में आपका 100 एकड़ या 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक बिस्वा जो होता है ये भी एक भूमि की माप की इकाई है जो आमतौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में प्रयोग की जाती है। बिस्वानी की बात करें तो बिस्वांसी बोला जाता है। इसका भी डाटा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में होता है। 1 बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है, वहीं 1 बिस्वा में आपका 20 बिस्वांसी होता है। तो ये सब डाटा आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लेखपाल संबंधी लेखपाल में। ठीक है, तो 1 बीघा की वैल्यू होती है आपका 55 गुणित 55। ये है आपका 55 गुणित 55 क्या है, एक आपकी जरीब होती है जिसका बोला जाता है शाहजहानवी जरीब। एक जरीब की लंबाई होती है आपकी 55 गज। ठीक है, और एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा आपका 1 बीघा कहलाता है। यही आपका डाटा है। ठीक है, तो इससे संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं। इसको अगर आप जाके देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, एक लट्ठा की लंबाई की बात करें तो ये 99 इंच या 8.3 इंच होता है। बात करें 8.25 फीट भी इसको कह सकते हैं। तो ये सब वैल्यू आपको पता होगी जब आप जाके वीडियो देखेंगे। तो कट्ठा की बात करें तो ये डाटा आपका असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत डैश के जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। यानी ये किसके उस पर शुरू किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर जो कि आपका फर्स्ट में है दीनदयाल उपाध्याय के, ऑप्शन नंबर 2 में राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन 3 में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 4 में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की जयंती की बात करें तो 11 अक्टूबर जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरू की गई थी, जिसमें संसद आदर्श ग्राम योजना का जो लक्ष्य है 2019 तक 3 आदर्श ग्राम योजना विकसित करना था, जिसमें से एक को 2016 तक हासिल किया जाना था। तो 2024 तक ऐसे आदर्श ग्राम जो कि चुने जाएंगे और विकसित किए जाएंगे। आदर्श ग्राम सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी के ढांचे को विकसित करेंगे। तो यहाँ पे जो कि ऑप्शन नंबर जो कि 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है। यानी भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है, गिरदावरी है, पंचनामा है, जमाबंदी है, खतौनी है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में जो लेखपाल का मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कृषि भूमि का रिकॉर्ड क्या है, तो ये आपका गिरदावरी हो जाता है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि सही हो जाएगा। गिरदावरी में कृषि भूमि का रिकॉर्ड शामिल है। खतौनी भूमि का अभिलेख है जो खतौनी को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खातों को एक साथ पुस्तक कहा जा सकता है। खतौनी एक बहुत ही उपयोगी दस्तावेज है जिसके द्वारा पटवारी से किसी भी क्षेत्र की स्थिति और पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है। वहीं जमाबंदी की बात करते हैं तो एक दस्तावेज है जिसमें अधिकारों को रिकॉर्ड के साथ साथ खेती स्वामित्व रिकॉर्ड का भी शामिल है। भूमि का पंचनामा हो गया भूमि पर भौतिक कब्जा लेने के समान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि फर्स्ट जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा किया गया था। तो 70वें दिया गया था, 71वें में, 72वें में या 73वें में। तो यानी पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दर्जा दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत, यानी चौथा ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया था, जिसको भाग 9 के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, और अगर बात करें तो इसमें 11वीं अनुसूची को पंचायती राज में कार्यात्मक वस्तुओं से जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 73 जो कि सही हो जाएगा। अभी ये एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तो 70वां संविधान अधिनियम जो था 1992 का, ये राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल से में पांडिचेरी और दिल्ली के विधायकों के सदस्यों को शामिल करना इसका प्रावधान था। 71वां की बात करते हैं तो ये 1992 का है, जिसमें से 8वीं अनुसूची को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर में फर्स्ट में है सरसों, ऑप्शन 2 में है चावल, ऑप्शन 3 में है गेहूं, ऑप्शन 4 में है चना। तो यहाँ अगर रबी की फसल की बात करते हैं तो ये तीनों क्या है, रबी की फसल है। और यहाँ पे खरीफ की फसल कौन सी है, चावल। तो ऑप्शन नंबर जो कि 2 सही हो जाएगा। भारत में 3 फसली सीजन बात करें तो रबी की है, खरीफ की है और जायद की है। ठीक, तो इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि यूपी लेखपाल से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश
में सहारनपुर जिले में निकलती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में है घाघरा नदी, ऑप्शन 2 में है रामगंगा नदी, ऑप्शन 3 में है वरुणा नदी, ऑप्शन 4 में हिंडन नदी। तो ऑप्शन नंबर जो कि 4 सही हो जाएगा, हिंडन नदी, जो कि आपके सहारनपुर जिले में निकलती है। यहाँ बात करें हिंडन नदी के बारे में, तो हिंडन नदी उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपरी शिवालिक से सहारनपुर जिले से निकलती है और यह भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। हिंडन नदियाँ नई दिल्ली में यमुना नदी में मिलने से पहले पूर्व राज्य यूपी राज्य के कुछ जिलों से होकर गंगा और यमुना नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है, जैसा कि मेरठ जिला, बागपत जिला, मुजफ्फरनगर जिला, गाजियाबाद जिला और गौतम बुद्ध नगर जिले से होते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि आपका 4 जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सिंचाई का स्रोत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ बात करते हैं कुआं का, ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 2 में नलकूप है, ऑप्शन 3 में नहर, ऑप्शन 4 में यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो कि 2 सही हो जाएगा, नलकूप। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो नलकूप से सिंचाई की जाती है। राज्य में 71.8% की सिंचाई जो कि इससे शामिल है नलकूप से। इसकी पहला नलकूप की बात करें तो 1930 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, भूजल का उपयोग करने वाले नलकूप सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से मेरठ, एटा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़ जैसे राज्य इसमें से बड़े पैमाने पर नलकूपों से सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो नलकूप से सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं, हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है बलिया है, ऑप्शन नंबर में फिरोजपुर है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका मिर्जापुर है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका सहारनपुर है। तो आप भी साथ साथ प्रश्नों के जवाब देते जाइए और अपनी तैयारी को जांचें जरूर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो कि सही हो जाएगा, हथनी कुंड बैराज सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। बात करते हैं 5 राज्यों में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो कि बैराज 1972 में सहारनपुर में यमुना नदी पर बनाया गया। ठीक है, 1978 की भारी बाढ़ के से विनाश के कारण केंद्र सरकार ने 12 मई 1999 ठीक है को यमुना नदी के पानी की मांग पर 5 राज्यों को एक साथ समझौता किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे ये डाटा मिस है, तो यहाँ पे देखिएगा, इस बैराज का निर्माण 1994 में शुरू किया गया था और 1999 में पूरा किया गया था, यानी यहाँ पे 1999 होगा जिसमें आपका ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मिस है थोड़ा सा टाइपिंग में। ठीक है, तो 12 मई 1999 को यमुना नदी के पानी की मांग पर 5 राज्यों का समझौता हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 1995 में, ऑप्शन नंबर 1997 में, 1992 में, 1989 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, 1995 में मध्याह्न भोजन योजना जो कि मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार द्वारा स्कूल के बच्चों को यहाँ पे भोजन प्रदान किया जाता है। इसमें खाद्यान्न भोजन की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसमें भोजन का उद्देश्य क्या रहा, जो कि मध्याह्न भोजन का छात्रों की भर्ती बढ़ना, यानी छात्रों का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होना, उसमें भाग लेना, छात्रों की उपस्थिति में बढ़ावा देने में मदद करना था। इसमें न केवल बच्चों के लिए बल्कि माता पिता के लिए भी एक प्रोत्साहन के रूप में काम करना था, क्योंकि इसमें सब्सिडी निहित है। उन बच्चों के लिए आकर्षक है जो अन्यथा स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो भोजन के लालच में कुछ बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट जरूर कर दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो ऑप्शन 1 में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 में है पंजाब, ऑप्शन 4 में है आपका महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 155.11 मिलियन ग्रामीण लोगों के साथ सबसे बड़ी ग्रामीण जनसंख्या है। बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो लखनऊ है इसकी राजधानी। अगर गठन की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भाषा की बात करें तो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी है। मुख्य नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। विश्व की धरोहर स्थल हैं आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ अभ्यारण्य की बात करते हैं अमानगढ़ यानी कार्बेट बाघ का और दुधवा पीलीभीत हैं जो कि आपके बाघ अभ्यारण्य हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और इसी प्रकार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।